नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके। हमने राजस्थान परिचय वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमने राजस्थान को इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यताएं। तो बड़े ध्यान से आज की इस क्लास को देखिएगा। आज की इस क्लास में मैं 2 सभ्यताएं आपको कवर करवाने वाला हूँ। दोस्तों, पहली जो हमारी सभ्यता हैं वो है कालीबंगा सभ्यता, और फिर दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा आहड़। फिर है बालाथल सभ्यता और फिर है बेरहाट सभ्यता। इन 3 सभ्यताओं के बारे में हम कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स देखेंगे। दोस्तों, कक्षा 6 से 8 राजस्थान के अध्ययन के अंदर से ये कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर राजस्थान अध्ययन आता है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। आप इस क्लास को 2 से 3 बार अच्छे से सुनिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी, थोड़ी मुश्किल से याद होगी, लेकिन आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्वेश्चन पक्का राइट होगा, और एकदम ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा भी आप हमें कमेंट्स करके अपने सजेशन दे सकते हैं, जिससे हम इस क्लास को और भी ज़्यादा अच्छी कर सकें। अगर आप ऑनलाइन स्टडी हमारे साथ करना चाहते हैं तो ये जो राजस्थान जीके की क्लासें मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, अगर आपको सीरियल नंबर से नहीं मिलती है तो आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको सारी क्लासेस सीरियल नंबर से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस अच्छे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सभ्यता स्थल, राजस्थान के सभ्यता स्थल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछे, ये जो मानव है, ये जो मानव है, इस मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो आपको बताना है तांबा। क्या बताना है दोस्तों? तांबा। यानी मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया उस धातु को हम किस नाम से जानते हैं? तांबा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है ताम्र सभ्यता, यानी ऐसी सभ्यता जिसमें तांबे का प्रयोग हुआ। ये जो ताम्र सभ्यता है, ये जो ताम्र सभ्यता है, इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले? तो दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे कालीबंगा। क्या लिखेंगे? कालीबंगा। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ से हमें किसके अवशेष मिले? तांबे के अवशेष। फिर हम सभ्यता नंबर 2 लिखेंगे। सभ्यता 1 कालीबंगा, और सभ्यता 2 में हम लिखेंगे गणेश्वर। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। ये जो गणेश्वर सभ्यता है, यहाँ से भी हमें तांबे के साक्ष्य मिले हैं। और अगली सभ्यता है तीसरी आहड़, जो कि उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता, ये कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। तो ये जो तीनों सभ्यता है, ये कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यताएं। याद रख लेंगे दोस्तों। अगर रख लेंगे तो आप एक बार मेरे साथ बोलिए, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया दोस्तों? तांबे का प्रयोग। ताम्र सभ्यता कौन कौन सी सभ्यता है? तो बताओ। कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। ये चीज़ आपको पक्की कर लेनी है। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? तो हम लिखेंगे हनुमानगढ़। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। फिर कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर आप लिख दीजिए गग्गर। गग्गर नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी दोस्तों? गग्गर नदी। तो काफ़ी अच्छे स्टेटमेंट आपको बता दिए मैंने। कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, तीनों कौन सी सभ्यता है दोस्तों? तीनों सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। फिर अगला स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ,
कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसके उत्खनन की हम बात करें, है ना, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन, इसका उत्खनन, तो इसका उत्खनन सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था डॉक्टर बीबी लाल, बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल। फिर इसके साथ और था बीके, दूसरा था बीके थापर, बीके थापर, ये दो जने थे। इन दोनों ने मिलकर किसका उत्खनन किया था? कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। प्रश्न नंबर 1, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसने किया? बीबी लाल ने और बीके थापर ने। दोस्तों जितने स्टेटमेंट बोर्ड पर लिख रहा हूँ उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा थ्योरी आप पढ़ेंगे, वो चीज़ें जो काम की नहीं है तो वो परीक्षा में वैसे आएगी नहीं, तो उनमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट स्टडी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अब कालीबंगा सभ्यता की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसमें मकान जो बने, कौन? मकान, इसके लिए ईंटों का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ईंटों का। ठीक है, मकान में ईंट का प्रयोग, ईंट का प्रयोग। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। फिर अगली बात है, इसमें कमरों की बात करें, कौन? कमरे, तो इसमें 4-5 बड़े कमरे, 4-5 बड़े कमरे और कुछ छोटे कमरे, कुछ छोटे कमरे, कुछ छोटे कमरे मिले। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है पानी निकास, पानी निकास। ये जो पानी निकास वाला सिस्टम है इसके लिए लकड़ी की नाली का प्रयोग किया, लकड़ी की नाली का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया दोस्तों? लकड़ी की नाली का प्रयोग किया। फिर अगला स्टेटमेंट है, इसमें ईंटें भी शामिल है ना, आप ईंट भी लिख सकते हैं, ईंटों की नालियाँ भी मिली है। ठीक है, लकड़ी और ईंटों की नाली का प्रयोग किया। फिर अगला स्टेटमेंट है, इस सभ्यता में चबूतरे मिले हैं। और इसमें क्या मिला है दोस्तों? चबूतरे, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु और चौथा बिंदु, इसमें मिले हैं चबूतरे। ठीक है, और इन पर थी वेदिका, इन पर क्या थी? वेदिकाएं। वेदिकाओं को हम अग्निकुंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्निकुंड। वेदिकाओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अग्निकुंड भी कहते हैं। फिर यहाँ पर ये जो अग्निकुंड है या ये जो वेदिकाएं हैं इनका प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं दोस्तों? धार्मिक कार्य। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य के लिए अग्निकुंड या वेदिकाओं का प्रयोग किया जाता था। अब ये जो सभ्यता है इस सभ्यता में एक नगर की प्राचीर है दोस्तों। क्या है? नगर की प्राचीर। ये जो नगर की प्राचीर है इसके बाहर कृषि भूमि के साक्ष्य मिले। इसके बाहर किसके साक्ष्य मिले? कृषि भूमि, कृषि भूमि के साक्ष्य, ये भी आप याद रख लीजिएगा।
फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, गाय का जो मुख होता है वैसे प्याले मिले, तांबे के बेल मिले, कांसे का दर्पण मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच की मणियाँ मिली है और खिलौने मिले हैं। अब अगर आपसे पूछे इस सभ्यता के पतन के बारे में, अगर आपसे कोई पूछे कि कालीबंगा सभ्यता के पतन के बारे में बताओ, तो इसके पतन के बारे में भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका पतन कैसे हुआ, तो कालीबंगा सभ्यता के पतन की अगर हम बात करें तो नदियों का पानी सूखना, नदियों का पानी सूखना, नदियों का पानी सूखना, फिर है मरुस्थल का बढ़ना, मरुस्थल का बढ़ना, मरुस्थल का बढ़ना शामिल है। दोस्तों दो कारण यहाँ पर मैंने आपको पतन के बता दिए, एक तो नदियों का पानी सूख गया था, दूसरा मरुस्थल का विस्तार हो गया था। इन दोनों के कारण ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, इसका क्या हो गया था, पतन हो गया था। अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में, तो एक बार मैं इसको क्विकली समझा देता हूँ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ताम्र सभ्यता के बारे में। हमने 3 सभ्यताओं के बारे में जाना, सबसे पहली कालीबंगा, गणेशपुर और आहड़। कालीबंगा की डिटेल मैंने आपको सामने बोर्ड पर लिख रखी है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और इसका उत्खनन किसने किया, बीबी लाल और बीके थापर, बीबी बीके, है ना। फिर कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो इसमें जो मकान बने उनमें ईंटों का प्रयोग किया गया है। 4-5 बड़े कमरे थे, कुछ छोटे कमरे थे। जल निकासी के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर चबूतरे मिले हैं और चबूतरे पर क्या बनी हुई हैं, वेदिकाएं, या ऐसे कह सकते हैं अग्निकुंड बने हुए हैं, जिनका प्रयोग कब किया जाता, धार्मिक कार्य में। नगर की प्राचीर के बाहर कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमारा अंतिम स्टेटमेंट था पतन। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो पहला बिंदु याद रखिएगा पानी का सूखना, दूसरा बिंदु याद रखिएगा मरुस्थल का बढ़ना। तो इन 2 चीज़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ था। आप चाहे तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, बाकी में अगली जो हमारी सभ्यता है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको जल्दी से हटा लेता हूँ। अभी तक आपने हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमें ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो हम हमारे रिसोर्स इस तरीके से डेवलप करेंगे ताकि हम लाइव क्लास कर सकें, क्योंकि अभी हम रिकॉर्डेड क्लास ही डाल सकते हैं। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव आकर क्लास कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपका वो सपोर्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री का है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, लाइक करने का कोई पैसा नहीं है और कमेंट करने का कोई पैसा नहीं है। और अपने सुझाव, बहुमूल्य सुझाव आप हमें ज़रूर दें ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकें। बस आपका सपोर्ट ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब हम अगली सभ्यता के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अगली जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता, आहड़ आहड़ सभ्यता। दोस्तों आहड़ सभ्यता की हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है, आहड़ नदी के किनारे, ठीक है, या बेड़च नदी के किनारे से कह सकते हैं। कौन सी नदी के किनारे, आयड़, या फिर आप लिख सकते हैं बेड़च, जो कि हमारे गांव के पास से ही गुजरती नदी। बेड़च नदी के किनारे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है दोस्तों, उदयपुर में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे, तो एक तो आयड़ या इसी का दूसरा नाम क्या है, बेड़च। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है दोस्तों, आहड़ सभ्यता। आगे की बात करते हैं। ये जो आहड़ सभ्यता है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, इसको स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, धूलकोट। ये जो आहड़ सभ्यता है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं,
धूलकोट कहते हैं। ताम्रवर्ती सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, किस नाम से? ताम्रवती सभ्यता। ये अभी मैंने बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। आहड़ सभ्यता को हम ताम्रवर्ती सभ्यता के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। और इसी सभ्यता को 10वीं और 11वीं सदी में 10वीं और 11वीं सदी में आगाटपुर के नाम से जानते हैं। आगाटपुर के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। फिर अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है इससे प्राप्त अवशेष। ये जो सभ्यता है, इससे प्राप्त अवशेष, जो आहड़ सभ्यता है, इससे प्राप्त अवशेष के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात, मकान की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है। मकान की दीवारें किससे बनी हुई है? पत्थर और ईंटों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? पत्थर, ईंटों और मिट्टी का प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। छत की बात करें तो छत के ऊपर केलू या फिर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पे बड़े मकानों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर, बांस की जो पर्दी होती है उस पर क्या चढ़ाई? मिट्टी चढ़ाई। फिर उससे क्या बना लिए? कमरे बना लिए। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। दीवारें पत्थर और मिट्टी से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दीवार किससे बनेगी? पत्थर और मिट्टी, पत्थर और मिट्टी। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छत। इसकी छत जो है वो लकड़ी या केलू, लकड़ी या केलू से निर्मित है। केलू समझते हो? केलू समझते हो क्या आप? मकान जब बनाया जाता है, छत नहीं डाली जाती, उसकी जगह लकड़ियाँ बिछाई जाती है। मोटी लकड़ियाँ, फिर छोटी लकड़ियाँ, फ्लैट रूप में ढलानुमा होती है ना। अपन नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में ढाला कहते हैं उसको, ठीक है। उसमें अपन वो छोटे छोटे जो केलू होते हैं, यानी मिट्टी को पकाकर बनाया जाता है, उनको फिर क्या किया जाता है? मतलब फ्लैट लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? पानी अंदर नहीं आता है। और हम भी उसी प्रकार के मकानों में रहे हुए हैं या अभी भी रहते हैं, केलू पोश के मकानों में। नेक्स्ट, अगले जो यहाँ की विशेषता है वो है 6 से 4 चूल्हे मिले, ठीक है। याद रखिएगा, चूल्हे मिले। चूल्हे कितने मिले? 6 से 4। इसका मतलब संयुक्त परिवार। कौन सा परिवार? संयुक्त परिवार। परिवार कैसे थे? संयुक्त। यह चीज़ भी आप याद रखिएगा, परिवार कैसे थे? संयुक्त परिवार थे। फिर अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, यहां पर मिले हैं उच्च कोटि के चावल। उच्च कोटि के चावल मिले, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बट्टीनुमा चूल्हा मिला है। कौन सा? बट्टीनुमा चूल्हा, बट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इसका उपयोग तांबा पिघलाने के लिए करते हैं। तांबा पिघालने के लिए, तांबा पिघालने के लिए उपयोगी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है यहाँ पर, अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये आराम से, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। इसके अलावा यहाँ पर लाल भूरे मृदभांड मिले। लाल भूरे क्या मिले? मृदभांड। और इसके अलावा यहाँ पर तस्करियाँ मिली है,
दीपक धूपदानियाँ मिली है, कटोरियाँ मिली है, मटके मिले हैं, कलश मिले हैं, चूड़ियाँ मिली है, खिलौने मिले हैं और 26 किस्म के मणिये मिले हैं। कितने किस्म के? 26 किस्म के। इसके अलावा यहाँ पर 6 तांबे के मुद्राएं और 3 मोहर मिली है। कितनी? 3। अब इसका पतन, इस सभ्यता का पतन की बात करते हैं। तो इसका पतन हुआ है प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ दोस्तों? पतन हुआ। फिर ये जो आहड़ सभ्यता के लोग थे ये कहाँ चले गए? गिलुंड। कहाँ चले गए? गिलुंड चले गए। यानी यहाँ से कहाँ चले गए दोस्तों? गिलुंड चले गए। या एक नाम और आता है यहाँ पर, भगवानपुरा। भगवानपुरा। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना दोस्तों, हमारे यहाँ लोकेशन ऐसी है। देखो, पतन की हम बात कर रहे हैं। इसका पतन प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुआ, तो लोग यहाँ से कहाँ चले गए? गिलुंड या भगवानपुरा चले गए। ये बात आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है बालाथल सभ्यता। यहीं पर लिख दूं क्या? चलो यहीं पर लिख देते हैं, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता की दोस्तों हम बात करें तो ये जो सभ्यता है ये वल्लभनगर तहसील में मिली है। वल्लभनगर। वल्लभनगर कहाँ है? उदयपुर में। याद रखिएगा, वल्लभनगर कहाँ है? उदयपुर में, हमारे जस्ट पास ही है। बालाथल सभ्यता संबंधित है, ये सभ्यता ताम्र पाषाण से संबंधित है। ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। कौन सा युग दोस्तों? ताम्र पाषाण युग। फिर अगला स्टेटमेंट आता है बालाथल सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं, तो ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ दोस्तों। बालाथल सभ्यता से 11 कमरों के एक बड़े भवन, यानी 11 कमरे जितना बड़ा एक भवन मिला है। ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर दुर्ग के चिन्ह मिले हैं, यानी दुर्ग था, ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता में तांबे के चाकू मिले। कौन से चाकू? तांबे के चाकू। फिर यहाँ पर कुल्हाड़ी मिली है, छेनी मिली है, बाण मिले। इसके अलावा कर्णफूल, गले का हार और लटकन, अब पता नहीं कहाँ लगाते ये बता देना, इससे आभूषण मिले। ठीक है। फिर इस सभ्यता के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यानी ये जो बालाथल सभ्यता है इसमें कैसी सभ्यता थी? मिश्रित सभ्यता थी। इस सभ्यता में कृषि की जाती, पशुपालन किया जाता, शिकार, यानी 3 जीविका के साधन थे। अगर किसी को इस समय में कमा खाना है या फिर पैसे कमाने या फिर अपनी प्रगति करनी है तो वो क्या कर सकता था? एक तो खेती कर सकता, एक पशुपालन कर सकता और एक शिकार कर सकता। ये तीनों काम करके अपनी आजीविका लोग क्या करते? चलाते। फिर अगला स्टेटमेंट दे रखा है बालाथल में लोह काल के अवशेष मिले। लोह काल के अवशेष, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं लिख देता हूं लोह काल, लोह काल के अवशेष, ये भी आप याद रखिएगा, लोह काल के अवशेष। ठीक है। फिर अगला हमारा स्टेटमेंट आता है, इसमें लोहा गलाने की भट्टियां मिली है। अगर लोह काल है तो लोहा गलाने की भट्टी, लोहा गलाने की भट्टी भी हमें यहीं से मिली है। और यहाँ पे बुना हुआ वस्त्र मिला है ना। मैं लिख देता हूँ बुना हुआ वस्त्र, बुना हुआ वस्त्र मिला है। ठीक है। फिर बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। यहीं पे लिख देता हूं मैं गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। गणेश्वर सभ्यता की बात करें, कौन सी सभ्यता दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है? सीकर में। आपको पता होगा अभी कांग्रेस सरकार ने जाते जाते जो नए जिले बनाए थे जिसमें नीम का थाना जिला भी था। ठीक है, तो ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ चली गई थी? पहले
नीम का थाना में, फिर दोबारा किस में आ गई, सीकर में आ गई। तो याद रखिएगा ये जो गणेश्वर सभ्यता है वर्तमान में कहाँ है, सीकर में। अगला स्टेटमेंट है ताम्र संचयी संस्कृति, इसको किस नाम से जानते हैं, ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। फिर पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में ये सभ्यता क्या हुई है, पल्लवित हुई है। बट काम की चीज़ें मैंने स्क्रीन पर लिख दी है। अब इसे क्या क्या अवशेष मिले मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है यहाँ से हमें बाण मिले, छेड़ियाँ मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मछली पकड़ने के कांटे, पकड़ने के कांटे मिले, क्या मिले, मछली पकड़ने के कांटे। फिर यहाँ पर आगे दे रखा है दोस्तों उस्तरे के फलक, उस्तरे के फलक और अंगूठियाँ मिली है, उस्तरे के फलक और अंगूठियाँ। फिर यहाँ पे दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पीने मिले, जो कहाँ से ली जाती थी, पश्चिम और मध्य एशिया में, या तो उनका निर्यात किया जाता होगा, यहाँ पे बनाते और उधर बेचते। गणेश्वर सभ्यता में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के कितने प्रकार के बर्तन, 2 प्रकार के। पहला हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन, यानी हड़प्पा से पहले जो संस्कृति रही उससे मिलते जुलते बर्तन। और फिर मिले लाल, दूसरा टाइप बता रहा हूँ, लाल चिकनी मिट्टी यानी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब एक और स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र काल की थी। यानी अभी मैंने बताया ना, आहड़ उदयपुर में थी और गणेश्वर सीकर में। ये दोनों कौन सी सभ्यता है दोस्तों, ताम्र युगीन सभ्यता है। किंतु ऊपरी स्तर यानी इनके ऊपर के स्तर को देखा जाए तो लोह युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। ताम्र युगीन तो थी, लेकिन ऊपरी स्तर अगर अपन चेक करें तो वहाँ पर लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। फिर एक और सभ्यता है बेराट सभ्यता, ओरली समझा देता हूँ। बेराट सभ्यता की बात करें तो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। बेराट सभ्यता का मतलब विकास कहाँ कहाँ हुआ है, तो बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी की पहाड़ी। ये मैं लिखवा देता हूँ दोस्तों, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, एक बार इसको हम हटा देते हैं। ये लो, ये ठीक है, पूरा नहीं हटाएंगे, इतना से हटा देंगे, फिर बाकी काम एक साथ हटा देंगे। चलिए ये इतना पर्याप्त है, ठीक है, ये जगह हमारे लिए इनफ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बेराट सभ्यता की। यहाँ लिख देता हूँ मैं बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता की हम बात करें तो बेराट सभ्यता जो है ये जयपुर में स्थित है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जयपुर। 2 पहाड़ियों के पास है, पहली है बीजक, बीजक की पहाड़ी, और दूसरी हम लिख सकते हैं भीम डूंगरी की पहाड़ी। बीजक प्लस भीम डूंगरी, ठीक है, बीजक प्लस भीम डूंगरी, यानी इन दोनों पहाड़ियों के आसपास हमें यह सभ्यता मिली है। महाभारत काल में बेराट किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये जो बेराट है ये महाजनपद काल में, महाजनपद काल में मत्स्य जनपद, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कौन सा जनपद दोस्तों? मध्य जनपद, मत्स्य जनपद। फिर अगला स्टेटमेंट है महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहाँ बिताए? विराट नगर, विराट नगर। तो यहां पर पांडव ने, किसने? पांडव ने अज्ञातवास के अंतिम दिन बिताए, के अंतिम दिन बिताए। ये भी आप याद रखिएगा,
अज्ञातवास के अंतिम दिन बिताए। फिर अगला अंतिम स्टेटमेंट है, सम्राट अशोक के काल में बाबरू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ मिले। तो ये जो बेराट सभ्यता है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या क्या अवशेष मिले मैं लिख देता हूँ। बाबरू, या तो इसको हम बोलेंगे बाबरू, बाबरू है ना, या इसको हम कहते हैं बेराट, बेराट अभिलेख, बाबरू या बेराट अभिलेख इसको हम कहते हैं, ठीक है। या बौद्ध मठ, यहाँ पर और हमें क्या मिला है, बौद्ध मठ, बौद्ध मठ, इनके अवशेष हमें यहाँ से मिले। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, इसमें हमने बेराट सभ्यता के बारे में देखा। अब इसमें कुछ और अवशेष मिले वो मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। दोस्तों बेराट सभ्यता में एक कमरा था, उस कमरे में से हमें 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। कितनी? 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क, कितने? 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। याद रखिएगा स्वास्तिक का चिन्ह कौन सी सभ्यता से मिला है, तो स्वास्तिक का चिन्ह बेराट सभ्यता से मिला है। फिर यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दे रखा है, खुदाई में यहाँ पे अलंकृत घड़े, ठीक है, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की किल और हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। अब कुछ सभ्यता और उनके नाम मैं बता देता हूँ एक साथ, ताकि सिंपल प्रश्न पूछेंगे तो यही पूछेंगे, ठीक है। प्राचीन सभ्यता और वो कहाँ पर है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। ओजियाना सभ्यता कहाँ है? ओजियाना भीलवाड़ा में। सांबर सभ्यता कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है बताओ? जयपुर में। नगर सभ्यता कहाँ है दोस्तों? टोंक में। रेड सभ्यता कहाँ है बताओ? टोंक में। नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नोह सभ्यता कहाँ है? नोह भरतपुर में। बीनमाल सभ्यता कहाँ है? जालोर में। पच्छमता सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में। सोथी सभ्यता कहाँ है? बीकानेर में। पीलीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ और बड़ा पोल सभ्यता भी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल हमने काफ़ी अच्छे से देखे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने जो कंटेंट पढ़ा है इसी से पूछे जाते हैं। फिर आप कहेंगे तो एडवांस लेवल पर भी ये चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अगला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे आज़ादी के पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी आज़ादी से पहले सरकार का स्वरूप किस प्रकार का था। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।